गुड आफ्टरनून दोस्तों, प्लीज आइए बेटे आइए, चलिए दौड़ के चलिए। वालों को दिखता नहीं है, छोटा छोटा हैं बेटो, क्लास कर रहा था तो छोटा छोटा दिखता है। छोटा ही दिखेगा, क्या करें, स्क्रीन छोटी है तो। अब ये उस फोन पे इतने से पे देखा जाएगा तो क्या किया जाएगा बेटे, छोटा ही दिखेगा। अब ऑफलाइन में नहीं आएगा। ठीक है, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? जूम कर दिया बेटे वीर बाबू, जो डिफॉल्टेड है वो इसी पर। वीरेश, तो क्रोमेटिन अगर रेप्लिकेट होगा तो अमाउंट डबल हो जाएगा, और अमाउंट डबल हो जाएगा तो उसे और ज्यादा पैक करना पड़ेगा, और पैकिंग का लेवल 300 से ऊपर जाएगा, लेकिन 700 पे नहीं रुकेगा। फाइनली जाकर वो कितने पे रुकेगा? 1400 पे, और क्रोमोसोम बन जाएगा। और जब तक वो क्रोमोसोम बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, मेटाफेज आ चुकी होगी, और आप कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो एक टिपिकल क्रोमोसोम का कल हमने स्ट्रक्चर लिया था बेटे, कि ये न्यूक्लियस है, इसमें एक क्रोमेटिन फाइबर है। अगर ये रेप्लिकेट हुआ तो इसमें क्रोमोसोम बनाएगा। एक टिपिकल क्रोमोसोम कुछ ऐसा ही होता है। एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा, जिसे आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे, और 4 टेलोमियर्स देखने को मिलेंगे, और 2 काइनेटोकोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ क्रोमोसोम में इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोले। हो गया था। ये धागा भी क्रोमेटिन फाइबर है, ये रेप्लिकेट होगा तो इससे भी क्रोमोसोम बनेगा, लेकिन वो टिपिकल क्रोमोसोम से थोड़ा सा अलग होगा। टोटल 46 क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते। 10 क्रोमोसोम कुछ अलग तरह के बनेंगे, जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सभी में होगा, बट इन सम क्रोमोसोम्स अनदर कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन इज आल्सो प्रेजेंट, नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर होगी। ये जो धागा मैंने दिखाया है, ये 13 नंबर का है, या फिर ये 14 नंबर का है, या 15 है, या 21 है, या 22 है, इनमें से कोई एक। ये धागा अगर रेप्लिकेट हुआ तो इससे क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। तो एक टिपिकल क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होगा, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। लीजिए, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो जगह होती है जहां पे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल आपस में अटैच रहते हैं। जहां भी ये जुड़े रहते हैं वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी पर ये आपस में नहीं जुड़ते। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में क्रोमोसोम का जो हिस्सा बचा रह गया, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। तो कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। इसके बाद जो हिस्सा बचा रह गया वो सैटेलाइट है। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा उन क्रोमोसोम को बोलेंगे सेट क्रोमोसोम। जिनमें सैटेलाइट है वो सेट क्रोमोसोम्स हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम्स होंगे? 13, 14, 15, 21, 20। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का रोल क्या है? ये क्या हेल्प कर रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो वो जगह होती है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो वो जगह होती है जहां पे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं।
ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पे आपस में जुड़े रहेंगे वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जोड़ने का काम कोहेसिन प्रोटीन करता है और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के इस तरफ और इस तरफ क्या बन जाएंगे, काइनेटोकोर। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस जगह जुड़ते हैं वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसके दोनों तरफ काइनेटोकोर्स बन जाएंगे। वहां पे माइक्रोट्यूबुल उनको हिट करेंगी और इस तरह से स्पिंडल फाइबर उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के ले जाएंगे। ये तो रोल हो गया प्राइमरी का। तो सेकेंडरी का रोल, ये जो ग्रीन रिंग यहां दिख रहा है, ये जो रेड रिंग यहां दिख रहा है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इसके बाद जो हिस्सा बचा रह गया, इसके बाद जो हिस्सा बचा रह गया वो क्या होगा, सैटेलाइट। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आपस में जुड़े रहते हैं, सेकेंडरी में आपस में नहीं जुड़े रहते। तो सेकेंडरी क्या करता है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका रोल क्या है इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। तो ये मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल दिखा दिया। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो डबल स्ट्रैंडेड है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ये मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल इस तरफ दिखा दिया। ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पे आपस में जुड़े रहेंगे, इसको भी मैं डबल स्ट्रैंडेड बना रहा हूं। ये भी डबल स्ट्रैंडेड बना रहा हूं। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, एक वो है। ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पे जुड़े हुए वो सेंट्रोमियर, और जो प्रोटीन यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है ये कोहेसिन होगा। ये जो रेड कलर का प्रोटीन बीच में दिखा दिया, ये कोहेसिन है, तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो सेंट्रोमियर वो जगह है जहां पे दोनों आपस में जुड़ेंगे, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या बनते हैं, काइनेटोकोर्स। तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस जगह पे आपस में जुड़े रहते हैं वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में होगा। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इस प्राइमरी के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन प्रेजेंट होता है जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इसके बाद जो क्रोमोसोम का ये हिस्सा बचा रहेगा इसे सैटेलाइट कहते हैं। ये जो पतला सा थ्रेड आपको दिख रहा है ये डीएनए ही है, बस डिप्रेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाने के लिए आपको इतना थिन दिखा दिया मैंने, है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होगा जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। उसके बाद जो हिस्सा बचा रह गया वो सैटेलाइट होगा, ये सैटेलाइट होगा। तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल, अब देखो ना, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, ये डीएनए मॉलिक्यूल ही है पूरा, ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है। ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जिस जगह पे जुड़े हुए हैं ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसके दोनों तरफ काइनेटोकोर बन जाएंगे। और ये जो दिख रहा है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो इसका क्या रोल है, एक्चुअली यहां पे जो डीएनए होता है, इस पार्ट में जो डीएनए होता है ये पूरा डीएनए ही तो है, ये पूरा डीएनए ही तो है। तो यहां जो डीएनए होगा इसे बोलेंगे राइबोसोमल डीएनए, बोले तो आर डीएनए। क्या बोलेंगे इसे, आर डीएनए कहेंगे, राइबोसोमल डीएनए कहेंगे। ये राइबोसोमल डीएनए है। तो ये राइबोसोमल डीएनए क्या करता है, ये राइबोसोमल डीएनए आर आरएनएस बनाता है, राइबोसोमल आरएनएस बनाता है। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि ये आर आरएनए जब प्रोटीन्स के साथ मिलेगा, ये आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा, मतलब राइबोसोमल सबयूनिट्स की असेंबली हो जाएगी। ओहो, मतलब राइबोसोम बनाने में इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, राइबोसोम बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। तो आरआरएनए यहां से बनता है, हाँ यहां से बनता है। आरआरएनए को बनाने वाले जीन यहीं पे मौजूद होते हैं। तो मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम आरआरएनए नहीं बना सकते, नहीं, टोटल 46 नहीं बना सकते, क्योंकि आरआरएनए को बनाने वाले जीन यहीं पे मौजूद है और केवल इन क्रोमोसोम पे होगा, बाकी पे नहीं होगा। और ये जो आरआरएनए बनेगा ये प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो राइबोसोमल सब यूनिट्स बन जाएंगी, और वो यूनिट्स बनकर न्यूक्लियर पोर से बाहर आएंगी और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में वो आपस में जुड़ जाएंगी और राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलता रहेगा। तो अंदर ये धागे जो दिख रहे हैं ये धागे क्रोमेटिन फाइबर्स है।
ये धागे अगर रेप्लिकेट हो गए तो इनसे क्रोमोसोम बन गए। टिपिकल क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन होगा जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। अब सोच समझ के बोलना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको क्रोमेटिन में मिलते हैं या क्रोमोसोम में मिलते हैं? क्रोमोसोम में मिलते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन अगर रेप्लिकेट होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, क्योंकि इसका तो थिकनेस इतना ज्यादा है नहीं ना कि आपको एक कंस्ट्रक्शन रीजन दिखाई दे वहां पे। कैसे बनता है उस चीज को अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए। ये एक टिपिकल क्रोमोसोम है जो कल हमने बात की थी। बेटा सेट क्रोमोसोम हो चाहे कोई भी हो, सेट क्रोमोसोम हो या टिपिकल क्रोमोसोम, टीलोमियर यही होगा। एंड को ही टीलोमियर कहते हैं, एंड को ही टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम कोई भी हो, उसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं तो टीलोमियर 4 ही होंगे। ऋषभ बाबू, एंड को ही टीलोमियर कहेंगे। तू फोटो ही खींचता रहा कर, बना इसको। अगली बार फोन खुला ना सोच लेना मैं बॉडी खोल देनी है, जानता नहीं तो मेरे को नाम समझ के क्या लगा। पीयूष, अमृत होगा, नेक्टर होगा, पॉइजन है। मैं लिखने से ही याद होगा, इतनी बार लिखा है तभी जाके याद हुआ। डन। फुल फॉर्म ऑफ एसएटी, हाँ बोलते हैं, आपको नहीं बता रहा मैं, साइनो एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, लेकिन आपको मैं नहीं बता रहा हूं। साइनो एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब सिंपल सा याद रखो, जिसमें सैटेलाइट है वो सेट क्रोमोसोम है, ये मार्कर क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। हो गया दोस्तों? आप मिटा दो। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रोल होगा राइबोसोम आरएनए को बनाने में, आरआरएनए को बनाने में, फिर वो आरआरएनए राइबोसोम को बनाने में यूज होगा। कैसे बनता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करना जा रहे हैं एनओआर को, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन को, न्यूक्लियोलस को। आप कहते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में एक जगह होती है, न्यूक्लियस में एक जगह होती है जिसे एनओआर कहते हैं, और वहां से राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सेपरेट्स असेंबल होकर बाहर आती हैं। उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे ऑर्गेनाइज होता है। क्या हो गया बेटा?
रोटेशन कर रहा है वो एक्वापोरिन्स, यूं रोटेशन कर रहा है, एक टनल बना हुआ है, ये 8 मॉलिक्यूल्स का टनल बना हुआ है, टनल रोटेट कर रहा है, और रोटेट करेगा तो इसकी शेप में चेंज नहीं होगा, कन्फर्मेशन। तो एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जरूर लिखा है, ट्रांसपोर्टर नहीं लिखा है। हो गया प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट। इधर आ जाओ। वो तेरे एनसीईआरटी के पन्नों को बार बार पलटना, वो तेरा हर एक डायग्राम को बार बार घूरना, वो तेरा हर एक लाइन को अंडरलाइन करना नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक। पता चला मास्टर उठा के घुमा दिया। ये दोनों बैठते ही नहीं इरादों के साथ में, और इनका छोटा भाई ये बैठा। खाना वाना ठीक मिल रहा है? इधर सुन, सुनो बेटा जी, सेल है, न्यूक्लियस है, अंदर ये मैंने क्रोमेटिन फाइबर दिखा दिया, मतलब ये डीएनए ही है। मान लीजिए धागा 13 नंबर का है, या फिर ये 14 नंबर का, या ये 15 नंबर का, या 21, इनमें से कोई एक नंबर हो। सोच समझ के बोलना, ये धागा अगर रेप्लिकेट होगा, भाई साहब ओ गांव वालों, अपन इधर पढ़ा रहा है, डॉक्टर साहब स्पीड बढ़ाइए। ये धागा अगर रेप्लिकेट हो गया तो अमाउंट 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फाइनली इससे क्रोमोसोम बनेगा। तो इससे इस तरह का क्रोमोसोम बनेगा, या फिर इस तरह का क्रोमोसोम बनेगा, इस तरह का, क्योंकि इनमें से कोई एक नंबर है। मतलब इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मौजूद हो। मान लो, हेलो भाई साहब, फिर जिंदगी भर कहते रहोगे एनओआर समझ में नहीं आया। पहले क्रोमेटिन और क्रोमोसोम समझ में नहीं आते, अब एनओआर समझ में नहीं आया। सुन लो इधर, मान लो इस धागे का ये वाला जो पार्ट है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना देगा, और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये शॉर्ट आर्म बना देगा, ये वाला, और ये वाला पार्ट है, ये लॉन्ग आर्म बना देगा, और लास्ट वाला पार्ट क्या बना देगा, सैटेलाइट बना देगा। तो बीच वाला हिस्सा क्या बना देगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। गुड पॉइंट। तो फिलहाल इस पार्ट में जो डीएनए है, उस डीएनए को बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं इसे? ये पूरा डीएनए तो है, इस टुकड़े को बोल दिया आरडीएनए। इसके पास में वो जीन्स हैं जो राइबोसोम को बनाने में हेल्प करेगी। राइबोसोम को याद करके देखो, राइबोसोम चाहे 70s हो या 80s, भाई साहब नोट्स बना लेंगे ना, क्या जल्दबाजी। राइबोसोम 70s हो या 80s, ईच राइबोसोम हैज 2 सबनेट्स। अगर मैं 80s राइबोसोम की बात करूं, बेटा बॉर्डर पे आ गए हैं, ऐसा नहीं दो तो टाइम से आ जाएगा। सच अकल प्राजी कि ना तोड़ा केड़ी था तो दिल्ली पापा जी की करते हैं फोर्स में, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कुछ याद आ रहा है? तो यहां पे जो डीएनए है उसे आरडीएनए कहेंगे, राइबोसोमल डीएनए। उससे आरएनएस बनेंगे जो राइबोसोम बनाने में यूज होंगे। चलो राइबोसोम को याद करो, राइबोसोम 70s हो या 80s, ईच राइबोसोम हैज 2 सबनेट। ये मैंने राइबोसोम का स्मॉलर सबनेट बना दिया। थोड़ा सा सेल का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। ये मैंने राइबोसोम का स्मॉलर सबनेट बना दिया, और ये मैंने लार्जर सबनेट बना दिया। अब स्मॉलर सबनेट या लार्जर सबनेट, अगर ये 80s राइबोसोम है तो स्मॉलर सबनेट का एस वैल्यू होता है 40, और लार्जर का एस वैल्यू होता है 60। मतलब ये 80s राइबोसोम है।
आपको जोड़ना नहीं है, वरना आईआईटी का फॉर्म भरवा। एस बोले तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एस बोले तो स्वेदवर्ग यूनिट, एस बोले तो इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। आप मोटा मोटा अपने दिमाग में रखो, जिसका एस वैल्यू ज्यादा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो राइबोसोम हैज टू सबनेट्स बेटा, पर्पल ए एंथोसायनिन पिगमेंट। इधर राइबोसोम की चाहे वो स्मॉलर सबनेट हो या लार्जर सबनेट, ईच सबनेट हैज, इन दोनों सबनेट बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। स्मॉलर सबनेट में जो आरआरएनए होता है उसकी एस वैल्यू होती है 18, और लार्जर सबनेट में 3 तरह के आरआरएनए होते हैं, 5s, 5.8s और 28s। 3 तरह के आरआरएनए होंगे, 28s। मतलब कुल मिला के 4 टाइप्स के आरआरएनए होंगे, 4 टाइप्स के आरआरएनए हैं, आरआरएनए हैं। तो राइबोसोम, each ribosome has 2 subunit, smaller and larger। चाहे स्मॉलर सबयूनिट हो या लार्जर सबयूनिट हो, इनको बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। जो स्मॉलर सबयूनिट होती है उसमें आरआरएनए का एस वैल्यू 18 होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट 30 टाइप्स की प्रोटीन्स मिलती हैं, 30 तरह की प्रोटीन यहां पर मौजूद होंगी। और जो लार्जर सबयूनिट होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स, 50 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। फिर समझो, राइबोसोम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, राइबोसोम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। स्मॉलर सबयूनिट हो या लार्जर सबयूनिट, ईच हैज आरआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो 2 चीज चाहिए, आरआरएनए अंदर बनता है, प्रोटीन बाहर बनता है। जितनी भी प्रोटीन चाहिए, चाहे वो 30 टाइप्स की या 50 टाइप्स की, राइबोसोम बनाने के लिए जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बाहर बनती है साइटोप्लाज्म में। तो यहां पे वो प्रोटीन्स बनेगी, आरआरएनए अंदर बनेगा। जितने भी आरआरएनए चाहिए वो चारों तरह के आरआरएनए अंदर बनते हैं। अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। मैं बोल जरूर रहा हूं क्रोमोसोम, आप डीएनए की रेस्पेक्ट नहीं समझो, कहीं आप कहोगे न्यूक्लियस भी है तो क्रोमोसोम कैसे बोल रहे हैं। अब हम टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस नहीं कर रहे। तो राइबोसोम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन तो हमेशा बाहर ही बनता है, प्रोकैरियोट्स as well as eukaryotes, without any exception, proteins always synthesized in cytoplasm। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो बाहर, बाहर जाओ, इधर आओ, चलो बाहर जाओ, उधर। अब बाहर जाके सो जाओ आराम से, कहीं भी क्लास में मत आना मेरे। 15 मिनट तक बाहर जाओ, कंसेप्ट उठ जाएगा, उसके बाद आएंगे। और कोई सोना चाहता है तो ओनली डायमंड्स, ठीक है। इधर नो सोना, ओनली डायमंड। राइबोसोम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, थोड़ा तो डॉक्टर जैसा व्यवहार है। मैं दोस्तों की तरह रहता हूं, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी आप लोग। मिस्टर कॉर्नर, ए एंडेंजर्ड स्पीसीज, यू आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। रिजल्ट नहीं दिख रहा क्योंकि तू भी नहीं दिख रहा, इसलिए रिजल्ट भी नहीं दिख रहा मुझे। 600 से वाले घूम रहे हैं यहाँ पे, इतना आसान नहीं है। अभी तो 17 लाख ही बैठा था, 20 लाख बैठेगा। तो 600 तो नॉर्मल ही आ रहे हैं, क्योंकि 700 भी से आजकल नॉर्मल आ रहे हैं। अब वही सिलेक्ट होगा जो 740 लेके आएगा, ऊपर वाले 5-5 क्वेश्चन सोल्व करेगा तभी। तो इधर बैठो। राइबोसोम बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन बाहर बनेगा, वो 30 टाइप्स की प्रोटीन और 50 टाइप्स की प्रोटीन, प्रोटीन बाहर बनेगा और ये आरआरएनए अंदर बनेंगे।
अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन टोटल 46 ये आरआरएनए नहीं बना सकते। उन 46 में से केवल 10 क्रोमोसोम, 13 पेयर, 14 पेयर, 15 पेयर, 21 और 22 ये पेयर्स में होंगे। 10 क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होंगे जो ये आरआरएनए बना सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से बनाएंगे, एंटायर लेंथ से नहीं बनाएंगे। तो राइबोसोम बनाने के लिए जो आरआरएनए चाहिए वो अंदर बनेगा। अंदर 46 में से केवल 10 ही क्रोमोसोम ये आरआरएनए बना सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से बनाएंगे। एंटायर लेंथ से आरआरएनए नहीं बनेगा, केवल यहीं से आरआरएनए बनेगा। यहीं पे आरआरएनए को बनाने वाले जीन्स हैं। तो this part has multiple copies of genes for the rRNA synthesis. इस पार्ट में इन आरआरएनए को बनाने वाले खूब सारे जीन्स हैं। ये डीएनए है, डीएनए का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? जीन। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर डीएनए। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर डीएनए। मतलब ये डीएनए है। तुम रटते रहो, सेगमेंट और फ्रैगमेंट करते रहो। इसका छोटा सा हिस्सा जीन कहलाएगा, इसका छोटा सा हिस्सा जीन कहलाएगा। हर जीन में न्यूक्लियोटाइड का नंबर बराबर हो ऐसा थोड़ी नहीं होता। इसका छोटा सा हिस्सा जीन कहलाएगा। जीन है, 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 जीन है। जीन्स आर डीएनए। तो इसका छोटा सा हिस्सा जीन कहलाएगा। यहाँ पे खूब सारे जीन्स है जो इन आरआरएनए को बना सकते हैं। This part has multiple copies of genes for the rRNA synthesis. इस पार्ट में इन आरआरएनए को बनाने वाले खूब सारे जीन्स हैं, लेकिन सारे जीन्स एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं, ऑन डिमांड। तो इस पार्ट के कुछ जीन एक्टिव हुए और फिर यहां से ये आरआरएनए बन गए। जो ब्लैक कलर के थ्रेड्स दिखा रहा हूं ये आरआरएनए। इस पार्ट के कुछ जीन एक्टिव हुए, ये आरआरएनए यहां पर बन गए। और जो भी प्रोटीन चाहिए था, प्रोटीन तो बाहर से ही बनेगा, और प्रोटीन यहां से बनने के बाद में ये प्रोटीन अंदर चला जाएगा न्यूक्लियर पोर से, वो इन आरआरएनए के साथ में मिल जाएगा। आरआरएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया, आरआरएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो आप कहेंगे ये राइबोसोमल सब यूनिट्स बन गई हैं। ये जो रेड कलर के मैं लार्ज और स्मॉल ग्रेन्यूल दिखा रहा हूं, ये राइबोसोमल सब यूनिट है। ये केवल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन और आरआरएनए का कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से राइबोसोम की दोनों सबयूनिट यहां पर असेंबल हो गई, फिर वो यहां से बाहर निकलेंगी। दोनों सबयूनिट की असेंबली न्यूक्लियस में होती है, और होने के बाद ये बाहर निकलती है, और जब बाहर आएंगी तो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये डिसाइड होता है कि दोनों को आपस में जुड़कर राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनाना है या नहीं बनाना है। तो जब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये मैसेंजर आरएनए दिखा दिया, ये स्मॉलर सबयूनिट दिखा दी, ये लार्जर सबयूनिट दिखा दी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से पूरा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये एमआरएनए पर दौड़ने लगेगा, और पीछे धुआं निकलेगा, दैट इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह से प्रोटीन बनने लगेगा। तो राइबोसोम बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन हमेशा बाहर ही बनता है। अब आप कहोगे जब राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन कैसे बने? मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का पहला राइबोसोम कैसे बना, मैं आपको ओरिजिन ऑफ राइबोसोम नहीं बता रहा, ये तो आप पढ़ ही चुके हो ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशन। मैं आपको ये बता रहा हूँ बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम मौजूद है, उसके बावजूद और प्रोटीन चाहिए, तो और राइबोसोम कैसे बनते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। मैं आपको ओरिजिन नहीं बता रहा, मैं आपको बायोजेनेसिस बता रहा हूँ कि और राइबोसोम चाहिए तो वो कैसे बन के बाहर आते हैं ये बता रहा हूँ। तो राइबोसोम्स बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है बच्चे, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। जो भी प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन हमेशा बाहर ही बनता है, तो सारा प्रोटीन बाहर बनेगा, फिर वो अंदर जाएगा, आरआरएनए अंदर बनेगा। अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन टोटल 46 ये आरआरएनए नहीं बना सकते। उन 46 में कुछ ही क्रोमोसोम है जो आरआरएनए बना सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से बनाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह से बनाएंगे, एंटायर लेंथ से ये नहीं बना सकते। तो इस पार्ट में इन आरआरएनएस को बनाने वाले खूब सारे जीन्स हैं, मल्टीपल कॉपीज है। दिस पार्ट है मेनी जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। तो इस पार्ट के कुछ जीन एक्टिव हुए, आरआरएनए बन गए, जो मैंने ब्लैक कलर के थ्रेड्स दिखा रखे हैं।
बाहर से प्रोटीन बन के अंदर गया, उन थ्रेड के साथ में मिल गया और कॉम्प्लेक्स बन गया। उन कॉम्प्लेक्स को राइबोसोमल सबयूनिट्स बोल दिया। ये जो रेड कलर के स्मॉल और लार्ज ग्रेन्यूल्स दिखा रखे हैं, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स है, वो केवल प्रोटीन नहीं है। इस तरह से यहाँ से सबयूनिट्स बन बन के बाहर आएंगी, बाहर आकर वो प्रोटीन बनाने का काम शुरू कर देंगी। अगर इस सेल को प्रोटीन की डिमांड और बढ़ गई, जिस सेल को जितना ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिएगा तो ज्यादा राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा राइबोसोम के लिए ज्यादा आरएनएस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो ज्यादा राइबोसोम चाहिए, ज्यादा राइबोसोम के लिए ज्यादा आरएनए चाहिए। तो इस पार्ट के और ज्यादा जीन एक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा जीन एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस पार्ट हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द आरआरएनए सिंथेसिस। इस पार्ट में इन आरआरएनए को बनाने वाले खूब सारे जीन हैं। जैसे जैसे प्रोटीन का डिमांड बढ़ेगा, उतने ज्यादा जीन यहाँ पे एक्टिव होते जाएंगे, उतने ज्यादा आरआरएनए का प्रोडक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा राइबोसोमल सबयूनिट्स यहाँ से बन बनकर बाहर आने लगेंगी। ये एरिया उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे प्रोटीन का डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा प्रोटीन के लिए ज्यादा राइबोसोम चाहिए, ज्यादा राइबोसोम के लिए ज्यादा आरआरएनए चाहिए। तो इस पार्ट के और जीन एक्टिव हो गए। जितने ज्यादा जीन एक्टिव होंगे, उतने ही ज्यादा यहाँ पे आरआरएनए बनेंगे और जितने ज्यादा यहाँ पे आरआरएनए बनेंगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ से राइबोसोमल सबयूनिट्स की असेंबली होगी। ये एरिया उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और ये जो आपको दिख रहा है, यही है न्यूक्लियोलस। अलग से न्यूक्लियोलस कुछ भी नहीं है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री, क्योंकि यहीं से राइबोसोमल सबयूनिट्स बन बन के बाहर आ गए। न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये जो आपको दिख रहा है, यही है न्यूक्लियोलस, अलग से कुछ भी नहीं है न्यूक्लियोलस। ये जो दिख रहा है, यही न्यूक्लियोलस है। तो जिस सेल को प्रोटीन की डिमांड जितनी ज्यादा होती है, उसमें न्यूक्लियस का साइज उतना ही बड़ा होता चला जाता है और उतना ही नंबर बढ़ता चला जाता है। एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है, large and more numerous nuclei are present in those cells which are actively involved in protein synthesis। अगर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें न्यूक्लियस का साइज उतना ही बड़ा होगा और नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रोटीन की डिमांड बढ़ने से न्यूक्लियस का साइज कैसे बढ़ता है, उसको समझाने की नाकामयाब कोशिश मैंने अभी की। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि नंबर कैसे बढ़ता है। जो ये आपको दिख रहा है, यही न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस अलग से कुछ भी नहीं है। ये जगह जहां से राइबोसोमल सबयूनिट्स बन बन के बाहर आ रही है, इस रीजन को आपने, इस स्ट्रक्चर को आपने नाम दे दिया न्यूक्लियोलस। जिस जगह के इस पार्ट के जीन्स, ये जो ग्रीन कलर का अंदर थ्रेड दिख रहा है, वो आरडीएनए है। इस पार्ट के जीन्स ने एक्टिव होके यहाँ पे न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज कर दिया, इसलिए इस रीजन को आपने नाम दे दिया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि यहीं पे न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है। इन्हीं क्रोमोसोम के पास में कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाकी क्रोमोसोम न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जिस सेल को प्रोटीन का डिमांड जितना ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोटीन के लिए ज्यादा राइबोसोम चाहिए, ज्यादा राइबोसोम के लिए ज्यादा आरआरएनए चाहिए, तो इस पार्ट के उतने ही जीन एक्टिव होते जाएंगे। जितने ज्यादा जीन एक्टिव होंगे, बिकॉज दिस पार्ट हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द आरआरएनए सिंथेसिस। तो जितने ज्यादा जीन एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा आरआरएनए बनेगा और जितना ज्यादा आरआरएनए बनेगा, उतनी ज्यादा राइबोसोमल सबयूनिट्स यहां से बन बन के बाहर आती जाएंगी। एरिया उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जो आप न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो आप न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप सिर्फ दो ही बातें पढ़ते हैं। आप कहते हैं पार्स फाइब्रोसा, फाइब्रिलर पार्ट, फाइब्रिल्स। यहाँ पे जो धागे दिख रहे हैं, वो धागे क्या है? ये फाइब्रिलर पार्ट है। तो धागे क्या दिख रहे हैं? क्या है ये धागे? जो ब्लू ब्लैक कलर के धागे जो दिख रहे हैं, आरआरएनएज है और कुछ भी नहीं है। ब्लैक कलर के धागे आरआरएनए। अगर और कोई धागा दिख रहा है, एक खोपड़ी, समय रहते नहा लिया करो इधर,
और कुछ धागा दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक धागा दिख रहा है जिसको आपने नाम दे दिया आरडीएनए। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फाइब्रिल या धागा नहीं है। दूसरा पार्ट होता है पार्ट्स ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलर पार्ट। जब आप न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप सिर्फ दो कंपोनेंट पढ़ते हैं, पार्ट्स फाइब्रोसा, पार्ट्स ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलर पार्ट, यहाँ पे जो रेड कलर के छोटे और बड़े ग्रेन्यूल आपको दिख रहे हैं, वो ग्रेन्यूल राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं और कुछ भी नहीं है। इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ग्रेन्यूल और फाइब्रिल के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। ये ग्रेन्युलर पार्ट है, ग्रेन्युलर पार्ट मतलब राइबोसोमल सब यूनिट्स है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। जब एनसीईआरटी कहता है कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, जब एनसीईआरटी कहता है कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, अरे यही तो कंटेंट है। फाइब्रिल और ग्रेन्यूल के अलावा यहाँ पे है क्या? जब एनसीईआरटी कहता है कंटेंट, अरे कंटेंट यही तो है, इनके अलावा यहाँ पे कुछ कंटेंट ही नहीं है। जब एनसीईआरटी कहता है कंटेंट, उनके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फाइब्रिल दिख रहे हैं और ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, यहाँ पे आरआरएनए दिख रहा है, राइबोसोमल सब दिख रही है। तीसरा कोई कंटेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म। और जो लाइन उसने आगे लिखी है, उससे पहले मैं बिकॉज लगा देता हूं, बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। Contents of nucleus are continuous with rest of nuclear plasm because it is not membrane bound structure. यहाँ कोई delimiting boundary थोड़ी है कि यहाँ पर इसका एरिया हो गया, रीजन हो गया, वो इस पार्ट के जीन काम करते जाएंगे, राइबोसोमल सब परमाणु यहाँ से बाहर निकलती जाएगी, बस यही इस तरह से बढ़ता गया साइज। तो इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी कोई डिलिमिटिंग बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए जो भी बनेगा बस बाहर आता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा और साइटोप्लाज्म में आके वो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बना देगा और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। तो राइबोसोम बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। भाई साहब बनाते ना नोट्स, पिछले साल बनाए थे ना, कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना, तो फिर पढ़ ले। एनओआर कुछ समझ में आ रहा है तो पढ़ाने दो ना यार। राइबोसोम बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए आरआरएनए, दूसरा चाहिए प्रोटीन। जो भी आरआरएनए चाहिए, आरआरएनए अंदर बनेंगे, प्रोटीन बाहर बनेगा। चाहे वो 30 टाइप्स की प्रोटीन या 50 टाइप्स की प्रोटीन, वो सारी प्रोटीन बाहर ही बनती है और आरआरएनए अंदर बनेगा। अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन टोटल 46 ये आरआरएनए नहीं बना सकते। इन 46 में से कुछ ही क्रोमोसोम है जो आरआरएनए बना सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से बनाएंगे, एंटायर लेंथ से नहीं बनाएंगे। तो इस पार्ट में इन आरआरएनए को बनाने वाले खूब सारे जीन्स है, लेकिन सारे जीन एक साथ एक्टिव नहीं होते, डिमांड पे डिपेंड करता है। ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो ज्यादा राइबोसोमल सबयूनिट चाहिए, और इसके लिए ज्यादा आरआरएनए चाहिए तो उतने ही ज्यादा जीन यहाँ पे एक्टिव होते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा जीन यहाँ पे एक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा आरआरएनए बनेंगे, उतनी ही ज्यादा राइबोसोमल सबयूनिट्स बनेंगी, ये एरिया उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। मतलब large nucleus is found in that cell that is actually involved in protein synthesis. इस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें न्यूक्लियस का साइज उतना ही बड़ा होगा और नंबर भी उतना ज्यादा होगा। तो मैंने साइज बताया कि न्यूक्लियस का साइज कैसे बढ़ता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ नंबर कैसे बढ़ता है। ये क्रोमोसोम नंबर 13 है पेयर में, ये क्रोमोसोम नंबर 14 है, 15 है, 21 है, 22 है। यहाँ पे ये NOR है, इस पार्ट के जीन एक्टिव हुए, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस पार्ट के सारे जीन एक्टिव हो गए, फिर भी यहाँ पे प्रोटीन की डिमांड है, तो इससे ये फुलफिल नहीं हो पाया, तो अपने पार्टनर को बोलेगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, मैं अकेला तो आरआरएनए बना रहा हूँ, तो भी अपने NOR को जगाना। इसने भी NOR ने काम करना शुरू कर दिया और दोनों NOR एक्टिव हो गए, तो कितनी न्यूक्लियस दिखाई देंगी? 10।
जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम के NOR एक्टिव होते जाएंगे, और जितने ज्यादा NOR एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा आपको न्यूक्लियोलाई दिखाई देंगी। एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में 10 क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो NOR रखते हैं, तो एक डिप्लॉइड सेल में मैक्सिमम 10 न्यूक्लियोलाई हो सकती है। सेल को प्रोटीन का डिमांड ज्यादा है तो न्यूक्लियस का साइज ही बड़ा होगा और नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी NOR है, ये भी NOR है। ये 30 नंबर के क्रोमोसोम पेयर दिखा दिया, ये 40 नंबर दिखा दिया, 15 नंबर दिखा दिया, 21, 22, 10 क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो NOR रखते हैं, न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ के जीन एक्टिव हो गए तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको राइबोसोमल फैक्ट्री दिखाई देगी जिसको आप न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। तो 10 क्रोमोसोम वो हैं जो और RNA बना सकते हैं, लेकिन 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 इन 10 में से ऐसा कोई भी क्रोमोसोम नहीं है जो 5S RNA को बना सके। और जब तक 5S RNA नहीं बनेगा, लार्जर सेगमेंट की असेंबली यहाँ पे पूरी कैसी होगी। अंदर 46 में से 10 क्रोमोसोम जो हैं वो RNA बना सकते हैं, लेकिन 10 में से कोई भी क्रोमोसोम यहां से 5S RNA नहीं बना सकता। मतलब इस पार्ट में 5S RNA को बनाने वाले जीन्स ही नहीं है, और जब तक 5S नहीं बनेगा, लार्जर सेगमेंट की असेंबली पूरी कैसे होगी। तो 5S RNA को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। DNA तो दिखा रहे हैं, सोच समझ के बोलना। अगर ये रेप्लिकेट हुआ तो इससे एक टिपिकल क्रोमोसोम बनेगा या सेट क्रोमोसोम बनेगा? टिपिकल क्रोमोसोम बनेगा, क्योंकि ये 1 नंबर का है। इन 10 में से ऐसा कोई भी क्रोमोसोम नहीं है जो 5S RNA को बना सके। इस पार्ट में 5S RNA को बनाने वाले जीन्स नहीं होते, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के पास होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और इसके पास में जीन्स है 5S के, तो इससे 5S RNA बन जाएगा। ये 5S RNA बनाएगा और बनाकर इस NOR को दे देगा, और जब यहाँ पे 5S RNA पहुंचेगा तो यहाँ पे लार्जर सबयूनिट की असेंबली पूरी हो जाएगी और फिर सबयूनिट यहाँ से बन के बाहर आ जाएगी। तो कौन सा RNA न्यूक्लियस में नहीं बनता है? सभी न्यूक्लियस में ही बनते हैं। हेलो, ये जो 5S RNA है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ओरिजिन का है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर? न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर बनता है। ये जो 5S RNA होता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन का होता है। न्यूक्लियस में तो बना है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर से बना है। ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 केवल 5S बनाएगा, बाकी RNA नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा। ये केवल 5S बनाता है और देकर उस NOR को दे देगा, मतलब इट लैक्स NOR। इसके पास में NOR नहीं है। एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जो RNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? 12, क्योंकि ये भी तो RNA बनाता है। हेलो, एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जो 5S RNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व? 2, केवल ये बनाए। एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जो NOR रखते हैं? 10। NOR ये रखते हैं, NOR ये नहीं रखते। तो जो 5S RNA होता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ओरिजिन का या न्यूक्लियर? न्यूक्लियस में तो बना है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर बना है। क्लियर यहां तक? आगे चले। शकुंतला इधर सुनो एक बार। हेलो, रुक जाओ। न्यूक्लियोलस दिख रहा है, मतलब राइबोसोमल सेगमेंट्स बन रही हैं, मतलब प्रोटीन बन रहा है। न्यूक्लियोलस दिख रहा है मतलब राइबोसोमल सेगमेंट्स बन रही हैं, मतलब प्रोटीन बन रहा है।
ऐसा तब होता है जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। या तो वो सेल जी नोट में है या फिर वो सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है। आपकी नर्व सेल, आपकी मसल सेल जी नोट में होती है, क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है? यस, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है। जब मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसके लिए प्रोटीन और एंजाइम चाहिए, और प्रोटीन और एंजाइम के लिए राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम के लिए आरआरएनए चाहिए। मतलब उनके अंदर क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस। फिर समझो, न्यूक्लियोलस दिख रहा है मतलब राइबोसोमल सबयूनिट्स बन रही है, मतलब प्रोटीन बन रहा है। ऐसा तब होता है जब कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है जी नोट में, या फिर ऐसा तब होता है जब सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है। अगर कोई सेल डिवाइड होता है तब सीधा ही डिवाइड नहीं होता, पहले वो डिवीजन की तैयारी करता है। कुछ तैयारी वो जीवन में करता है, कुछ तैयारी वो एस फेज में करता है, कुछ तैयारी वो जी2 में करता है। कभी उसको हिस्टोन चाहिए, कभी उसको नॉन हिस्टोन चाहिए, कभी उसको एक्टिन प्रोटीन चाहिए, कभी उसको ट्यूबलिन प्रोटीन चाहिए, तो उसको प्रोटीन चाहिए। तो कुछ जीवन में बनता है, कुछ एस में बनता है, कुछ जी2 में बनता है। मतलब प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम चाहिए तो आरआरएनए चाहिए। मतलब उनके अंदर क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस। समझना जरा, न्यूक्लियोलस दिख रहा है मतलब राइबोसोमल सबयूनिट्स बन रही हैं, मतलब प्रोटीन बन रहा है। ऐसा तब होता है जब कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है जी नोट में, या फिर ऐसा तब होता है जब सेल कोई डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है। जब सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है तो कुछ प्रोटीन वो जीवन में बनाता है, कुछ वो एस फेज में बनाता है, कुछ वो जी2 में बनाता है। और जब सेल जी2 के लास्ट में सारी तैयारी कर ही चुका है, अब उसे और प्रोटीन नहीं चाहिए और एंजाइम नहीं चाहिए, जो तैयारी कर ही चुका है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। जब और प्रोटीन नहीं चाहिए तो और राइबोसोम भी नहीं चाहिए और आरएनए भी नहीं चाहिए, तो इस पार्ट के जीन काम करना बंद कर देंगे। जब सेल तैयारी कर ही चुका है, जीवन एस जी2 में सेल सारी तैयारी कर चुका है, और प्रोटीन नहीं चाहिए और राइबोसोम भी नहीं चाहिए और आरआरएनए भी नहीं चाहिए, तो सेल अपना एनर्जी बिना मतलब के बर्बाद नहीं करेगा। मतलब और नहीं चाहिए तो इस पार्ट के जीन काम करना बंद कर देंगे। यहाँ से आरआरएनए सिंथेसिस रुक जाएगा और यहाँ से राइबोसोमल सबयूनिट्स की असेंबली रुक जाएगी, और ये एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और गायब होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आ जाएगी प्रोफेज का लास्ट। याद करो, एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। कुछ समझ में आया? न्यूक्लियोलस दिख रहा है मतलब राइबोसोमल सबयूनिट्स बन रही है, मतलब प्रोटीन बन रहा है। ऐसा तब होता है जब सेल जी नोट में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, या फिर ऐसा तब होता है जो सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है। जो तैयारी कर रहा होता है तो कुछ प्रोटीन वो जीवन में बनाता है, कुछ वो एस्पेस में बनाता है, कुछ वो जी2 में बनाता है। और जब सेल सारी प्रोटीन बना ही चुका है, नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड, तो अब और प्रोटीन नहीं चाहिए, तो राइबोसोम भी नहीं चाहिए और आरआरएनए भी नहीं चाहिए, तो इस पार्ट के जीन काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे आरआरएनए सिंथेसिस रुक जाएगा और यहाँ से राइबोसोमल सबयूनिट्स की असेंबली रुक जाएगी, तो ये एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब। तब तक होने में जी2 से थोड़ा आगे चले जाएंगे, यानी वो धीरे धीरे गायब ना, तो प्रोफेज के लास्ट में आते थे पूरी तरह से गायब हो जाएगा। एट द एंड ऑफ प्रोफेज को तो लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, और टीलोफेज में आके दोबारा से अपीयर होगा। उसके बाद में सेल को फिर से तैयारी करनी है नए जीवन की। कुछ याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पागल है पागल, लड़का पागल है पागल है पागल है। इसके बाद 45 क्रोमोसोम है रे। इसका फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम पेयर में नहीं है रे। अरे बेवकूफ है यार। जब भी मैं तुम्हें कहूं कि ये मनुष्य है तो मेल और फीमेल में खोए रहना, हम जिंदगी बच्चों पे समझ लेंगे। तुम्हारे नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो बेटा, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सर एनओआर और आरडीएनए सेम है,
मतलब जिस पार्ट में वो डीएनए है जहां से आरआरएनए बन सकता है उस डीएनए को आरडीएनए कहेंगे। और इस जब आरडीएनए वाले जीन जब एक्टिव हो जाएंगे तो वहां पे न्यूक्लियस बन जाएगा, तो इस जगह को नाम दे देंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब यही पार्ट न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज कर सकता है। आओ सर पे से टोपा उतारना ही है, ये नाड़ा अंदर कर, नाड़ा अंदर कर, नाड़ा पैजामे का। रुक जा, स्टूडेंट की तरह आया करो क्लास में। कहां से हो? हैं? जौनपुर? धमकी है या इंट्रोडक्शन है? मैं आजमगढ़ से। मैं आजमगढ़ से, पहले मैं मेरठ में रहता था, फिर मैं पूर्णिया चला गया, तो मैं पूरा टाइम बिहार और यूपी में निकला है। बेटा क्लास में आ रहा है तो बेटा राज है ना, जगह तो सही राज है। वहीं तो आप रिजल्ट का इंतजार करें बेटे, है नहीं समझा? चलो संभालो अपने आप को। 17-18 साल के बच्चे हो रखे बेटा, छोटे नहीं रहे राजा। जिम्मेदारी लेना सीखो। अब इतने बड़े बच्चों को बार बार थोड़ी ना डांटेंगे राजा। जब बेटे के पैर का जो जूता है बाप के जूतों के बराबर हो जाए तो कॉन्फिडेंस वैसे ही जिंदगी में आता है कि हाँ भैया अंश और अंश के पापा दोनों एक ही नंबर का जूता पहनते हैं, तो बराबर में चलोगे बाप के डॉक्टर बन के इधर, तो थोड़ा सा जिंदगी में जीने का अलग मजा होगा। तो संभल जाओ बेटे, समय दौड़ रहा है राजा। और ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था आपको कि मैं कह रहा हूं अंदर 46 क्रोमोसोम है, जो लेकिन 46 में से 10 ही क्रोमोसोम उसको बनाया। मैंने कह भी दिया मैं क्रोमोसोम जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ डीएनए के रेस्पेक्ट में ही बात को समझना, फिर भी वहीं कंफ्यूज रहते हो। बेटा शकुंतला सुनते नहीं है तो। परों को खोल अपने, परों को खोल अपने। जमाना उड़ान देखता है तो जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो संभल कर रख कदम इस दुनिया में, क्योंकि चलते समय तुझे सारा जहां देखता है। हम तो डॉक्टर नहीं बने बाई प्रोफेसर, लेकिन तुम्हें तो नहीं डूबने देंगे कम वक्त हो। क्लास में कितना ही सोने की कोशिश करो, बाप की उम्र का इंसान हूं मैं, बर्बाद तो नहीं होने दूंगा। बस दुनिया में केवल डॉक्टर ही सफल और अच्छा इंसान होता है ऐसा भी नहीं है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोच भी सफल और अच्छा इंसान होता है, केवल हैंडसम ही होता है ऐसा नहीं। कुछ चलने की बदबू आ रही है। खुश रहा करो, खुश रहा करो और केयर किया करो पेरेंट्स की, बस अपने आप सफलता मिल जाएगी। ओनली 51 आउट ऑफ 500, 255 मार्क्स, ना 54 ना 56, सीधा सीधा 51%। अभी तक मार्कशीट लेमिनेट करवा के रखी है। 60 साल के बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा अपने चैनल्स पे हाउ टू समझे एनसीईआरटी। एक दिन में एनसीईआरटी का एक पेज, 12th के साथ साथ पूरी बायोलॉजी खत्म का खत्म। 365 दिन 11th में, 365 दिन 12th में। सुबह 1 घंटा 11th एक पेज को समझने में, शाम को 1 घंटा 12th एक पेज को समझने में, बस मोर देन सफिशिएंट। हाउ टू समझे एनसीईआरटी। अभी भी 30 साल बाकी हैं सारे प्रोसेस में। 60 साल के बाद बोला है मैंने। कुछ जलने की बदबू आ रही है। नोट कर लिया ये?
सैमसंग फ्लिप 3, ओहो 175 मेगापिक्सल कैमरा, क्रोमेटिन में न्यूक्लियोटाइड्स को दिखाया। हो गया डॉक्टर साहब? कौन बचा? जल्दी कीजिए, डू इट फास्ट। मास्टर मार दिया। बच गया। कितने बच्चों के इस टेस्ट में 600 प्लस मार्क्स आए? मेरे नंबर पे मैसेज डाल देना अपने रिजल्ट के साथ में। अगर गलत रिजल्ट हुआ तो ब्लॉक कर दूंगा। अगला नंबर मिलेगा 500 से 600 वालों को। अलग नंबर, हाँ अलग अलग नंबर रखे मैंने, सब रेंज के लिए अलग है। 0 से 100 वालों का सिम कार्ड खरीदना बाकी है। शर्म करो कम को। माइनस वालों को जूते धो के रखे अभी मैंने, कल पहन के आऊंगा। इतना थोड़ी ना बंधु है बेटा अपन। टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, हाँ चलो ये पढ़ लिया है ना, ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी पढ़ लिया। अब देखते हैं सर इस पे क्वेश्चन कैसा बनाएंगे। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पढ़ लिया, अब देखते हैं सर इस पे क्वेश्चन कैसा बनाएंगे। इस सोच के साथ में पेपर दिया करो कि हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ रखा, हमने हार्डी विनबर्ग पढ़ रखा, अब देखते हैं सर क्वेश्चन क्या डिजाइन करते हैं इसके ऊपर। हमने कंसेप्ट को समझ रखा। एक फोबिया या डर की तरह मत जाया करो, क्योंकि आगे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे बेटा। पेशेंट्स की हालत क्या क्या आएगी और आपको इसको जिंदगी को कंटिन्यू बना के देनी भी है। ये नहीं कि पिप 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 पी स्ट्रेट लाइन, बोले नेक्स्ट ले जाओ इसको। आपने लाने में थोड़ी देर कर दी। अगर आप डिजीज होने से पहले लाते तो मैं इसको 100% ठीक कर देता। बहुत बढ़िया। डिजीज होने से पहले लाते तो 100% ठीक कर देता। बोले कमर में पीठ में दर्द हो रहा है, बोले बोले आप थोड़ा सा लेट हो गए, अगर आप 5-6 महीने पहले आते। बोले चोट तो कल ही लगी है, 5-6 महीने पहले कहाँ जाता कम। तो थोड़ा ना जब पेपर तैयार करके जाओ ना, कंटेंट को ये देखा करो अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या डिजाइन करते हैं ये। टाइमर के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। न्यूमेरिकल करते समय टाइमर लगाना है, वरना स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। हो गया? ये धागा अगर रेप्लिकेट हो गया तो इससे क्रोमोसोम बन जाएगा, और जिसे आप एनओआर बोल रहे हैं वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले पार्ट को तो एनओआर कहा ना अपन ने। जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसी पार्ट को आपने एनओआर कहा ना, क्योंकि इसी पार्ट के जीन जब एक्टिव हुए थे तो यहाँ पे क्या बना था? न्यूक्लियोलस। टोटल कितने क्रोमोसोम एनओआर रखते हैं? 10 क्रोमोसोम। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे अपन, जगह यहाँ पे है तो ठीक है, वरना इस पे बॉक्स बना दीजिए, इस पे स्टार लगा दीजिए, ट्रिपल स्टार, और नीचे ट्रिपल स्टार लगा के पॉइंट लेंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? कौन बचा? 1 मिनट है, जल्दी से कंप्लीट करो फिर मैं पॉइंट लिखा देता हूँ। यहाँ पे जगह तो यहाँ लिख देना, वरना ट्रिपल स्टार लगा के नीचे लिख देना। इसके साथ लिख दोगे तो वो पॉइंट समझ में आ जाएगा कि कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस आर कंटिन्यूअस विद। एट फोर। नहीं नहीं बेटा, लैंडलाइन नंबर है। इससे पहले कोड लगा लेना 011। दिल्ली के थाने में घंटी बजेगी।
ठाकुर तो गियो। लिखो बेटा वहां पे लाइन, नोट कर लिया ये, यहां लिखो ट्रिपल स्टार इसके लिए। कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस, आरुष लिख दिया मैंने बेटा बोर्ड पे। Contents of nucleolus are continuous with rest of nucleoplasm. Contents of nucleolus are continuous with the rest of nucleoplasm. आप क्यों लिख रहे हो कम वक्त? एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई तो है, जब तुमने क्लोरोप्लास्ट के नीचे लिख दिया। कमाल करते हैं पांडे जी। जिस पेज पे डायग्राम दे रखा है न्यूक्लियस का, उसी पेज में लास्ट पैराग्राफ। तभी तो कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हो? एक ही किताब को 25 साल से पढ़ रहे हो, पता तो होना चाहिए वो वहां पे है या नहीं है। लास्ट में लिखी हुई लाइन है, तो फिर वही तो कह रहा हूं। कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियर, आप रजिस्टर में लिखो, कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस आर कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसलिए कंटिन्यूटी बनी हुई है, क्योंकि मेम्ब्रेन आने से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सिंगल स्टार लगा के दूसरा पॉइंट लिखो, नीचे लिख दो इस डायग्राम के बाद। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, ये भी लिखा हुआ है वहां पे गोलू। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन दोज सेल्स, large and more numerous nuclei are present in those cells which are actively involved in protein synthesis. Which are actively involved in protein synthesis. एनसीईआरटी खोलो जल्दी से। न्यूक्लियस पे आ जाओ। 138 न्यूक्लियस, जल्दी से रीड करना शुरू करो। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म दिया, ढंग से पढ़ना बेटे। ताकि यहां का कंटेंट यहीं खत्म हो जाए, घर में एक्स्ट्रा पढ़ सके। 138 ये नया संविधान लगा के रहेंगे। पढ़ते जाओ, थोड़ा सा पढ़ने को बोला बेचैनी होने लगा। पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो इस किताब को, 11th 12th और ड्रॉप।
कितना लंबा प्रिपरेटरी फेज चाहिए? वो दोनों लाइनें लिख गई जो मैंने बताया था, पढ़ते पढ़ते अगले पेज पे आ जाना। बड़ा अच्छे से लिखा है उसने, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन नहीं लिखा बेटे, ढंग से पढ़ना। Each chromosome essentially has centromere. सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा, ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं हो सकता बेटे जिसमें सेंट्रोमियर ना हो, क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं है तो काइनेटोकोर नहीं बनेंगी, काइनेटोकोर नहीं बनेंगे तो उन क्रोमोसोम्स को होल्ड कैसे करेंगे, उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के कैसे लेके जाएंगे, तो सेंट्रोमियर तो होगा ही होगा। ये चार जो क्रोमोसोम नीचे दिखा रखे हैं, इसमें लास्ट वाला क्रोमोसोम कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक। इनमें कोई भी टिलोसेंट्रिक नहीं है। जैसे ही पन्ना पलटोगे आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉन स्टेनिंग पार्ट। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि स्टेन तो लेगा, कलर तो लेगा। एनसीईआरटी ने नॉन स्टेनिंग लिखा है, आई एम नॉट एग्री विद एनसीईआरटी। नॉन स्टेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क लगा देना। जब सेंटेंस और स्टेटमेंट आए तो ध्यान देना कौन सी लाइन एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी। समझ रहे हो मेरी बात? तो कई बार एमसीक्यू में वो ऑप्शन भी ढूंढना पड़ता है जो एनसीईआरटी में ना हो। क्या करें, जमाना खराब है। 720 के लिए कुछ भी करेगा, गलत लाइन पे ही टिक करेगा, क्योंकि नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन तीनों के मिलने से बनता है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। अब सोच समझ के बोलना, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स का फीचर है या यूकैरियोट्स का? यूकैरियोट्स का। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स अपनी शेप को बार बार चेंज नहीं कर। आपकी आरबीसी को, आपकी डब्ल्यूबीसी को कुछ काम करना है, आपके न्यूरॉन को, आपकी मसल सेल को कुछ काम, वहां शेप चेंज हो रही है। तो प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। मोटा मोटा फंक्शन लेके चले साइटोस्केलेटन का, तो सेल की शेप को मेंटेन करना और मोटिलिटी में हेल्प करना। मोटिलिटी बोले तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करना। सीलिया हो या फ्लैजेला, ये सब कुछ क्या है, क्या है? ये साइटोस्केलेटल कंपोनेंट से ही बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर सबसे ज्यादा होगा बोले तो 25 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर सबसे कम होगा बोले तो 6 to 7 नैनोमीटर। और जिनका डायमीटर इन दोनों के बीच की रेंज में आ जाएगा इंटरमीडिएट बोले तो बिटवीन बोथ, बोले तो 8 to 12 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल नाम से ही पता चला है ट्यूब्यूल है, और ट्यूब्यूल है तो होलो स्ट्रक्चर होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो होलो स्ट्रक्चर होगा। और फिलामेंट जो होते हैं, तो फिलामेंट जो होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, इन दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है गामा ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है। नाम से ही पता चला होगा माइक्रोफिलामेंट कहां मिलते हैं? मसल्स में मिलते हैं। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन थिन मायोफिलामेंट, कुछ याद आ रहा है? और मायोसिन का थिक मायोफिलामेंट, कुछ याद आ रहा है? तो इसमें एक्टिन प्रोटीन होगा। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनमें केराटिन फैमिली प्रोटीन होती है। एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, लेमिन्स, कुछ याद आ रहा है? तो लेमिन्स जो है वो केराटिन फैमिली का प्रोटीन है।
न्यूक्लियर लेमिना में लेमिन्स बताया था। तो माइक्रोट्यूब्यूल नाम से पता चला ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से पाइप होगा ये मैंने एक माइक्रोट्यूब्यूल बना दिया। ये होलो स्ट्रक्चर होगा। ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैज 13 प्रोटोफिलामेंट। 13 प्रोटोफिलामेंट्स के मिलने से एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया है। प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट्स के मिलने से एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये होलो स्ट्रक्चर है, इस पे 13 प्रोटोफिलामेंट 1 2 3 पूरी पेरिफेरी पे अरेंज हो गए 13 प्रोटोफिलामेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। करेक्ट, कुछ जलने की बदबू आ रही होगी। तो 13 प्रोटोफिलामेंट के मिलने से एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 13 नंबर हुआ। 13 प्रोटोफिलामेंट के मिलने से एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। ये पेरिफेरी पे अरेंज रहते हैं, ये पेरिफेरी पे अरेंज रहते हैं। एक प्रोटोफिलामेंट को दिखा रहा हूं मैं, ये अल्फा ट्यूबुलिन होगा, ये बीटा ट्यूबुलिन होगा। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के मिलने से ये एक डाइमर बन गया। ये अल्फा ट्यूबुलिन, ये बीटा ट्यूबुलिन, ये ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते जाएंगे, ये ट्यूबुलिन डाइमर बन गया। ये अल्फा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इस तरह से ये ऑल्टरनेट फैशन में आपस में जुड़ते जाएंगे दोस्तों। ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये डाइमर बन गया है। इस डाइमर में दोनों ही अल्फा नहीं है, दोनों ही बीटा नहीं है, तो ये होमोडाइमर होगा या हेटेरोडाइमर होगा? हेटेरोडाइमर हो गया है। ये ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर हो गया। तो ये प्रोटोफिलामेंट बन गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल होलो स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इन ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैज 13 प्रोटोफिलामेंट। ये पूरी पेरिफेरी पे अरेंज हो गई। ये इसका ल्यूमेन हो गया है और ये इसका टोटल थिकनेस हो गया 25 नैनोमीटर। तो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन इनको जोड़ने में हेल्प करता है गामा ट्यूबुलिन। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ती गई, आपस में जुड़ती गई। इनके जुड़ने के लिए चाहिए जीटीपी। जैसे एटीपी होता है, वैसे यूटीपी होता है, वैसे सीटीपी होता है, वैसे टीटीपी होता है। ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स, कोई भी न्यूक्लियोसाइड नहीं है। एनर्जी करेंसी केवल रुपया नहीं होती है, कहीं धीरम भी चलता है, कहीं दिनार भी चल रहा है, कहीं स्टर्लिंग पॉन्ड भी चलता है और कहीं क्रिप्टो दरहम भी हो जाता है। तो जैसे एटीपी, यहाँ पे जीटीपी चाहिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़कर क्या क्या बनाती है, मैं स्ट्रक्चर्स के नाम लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा रिकॉल करके देखो कि ये स्ट्रक्चर वाकई माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है क्या। तो माइक्रोट्यूब्यूल जब ये आपस में जुड़ रही हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। असेंबली हो रही है, पॉलीमर बन रहा है, एंड इट रिक्वायर्स जीटीपी। जीटीपी चाहिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ के क्या क्या बनाएंगे, मैं लिख रहा हूं, आप रिकॉल करो। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल का बना, और दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, और इसके चार तरफ का मैट्रिक सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। ये बच्चे देख ही नहीं रहे, ब्लू जैकेट वाला क्या मतलब हुआ क्लास में आने का, पीछे वो मास्क वाला जो काला बच्चा है, ये बाबू क्या मतलब हुआ क्लास में आने का। मैं तो आपको ही पढ़ा, मुझे कोई एग्जाम थोड़ी देना। हेलो, आपके मम्मी पापा का पैसा दाम पे लगा, मुझे सुनने के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया, मुझे सुनने के लिए, तो पैसे को वसूल तो करो। मैं तो किसी को सुनने के लिए बड़ा पैसा ना दूं, तो फिर पैसा दे ही दिया तो सुनो तो सही। राजकुमार, हेलो। तो माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने के लिए जीटीपी चाहिए। तो क्या क्या बनेगा, सेंट्रियोल्स, और दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं।
ये सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। ये स्ट्रक्चर्स आगे आती जाएंगी, फिलहाल तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं। और सेंट्रल मॉडिफाई होकर बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, और बेसल बॉडी को बेसल ग्रेन्यूल या फिर आप लोग ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट जानते हैं आप लोग, क्या छुपा है आपसे? फिर इस बेसल बॉडी से ओरिजिन होता है सीलियम का। एक को सीलियम कहेंगे, एक ज्यादा को सीलिया कहेंगे, या फिर ओरिजिन होगा फ्लेजलम का, या फिर एक से ज्यादा को फ्लेजेला कह देंगे। तो सीलिया और फ्लेजेला सब बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है, और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। यहां पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो 9+0 ओरिएंटेशन मिलता है, और यहां पे लेते हैं तो 9+2 ओरिएंटेशन मिलता है। वो आगे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो सीलिया फ्लेजा सब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। सेल डिवीजन को याद करो, जो एस्टर रेज होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। और क्या करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स? याद करो, जब सेल वॉल बनती है, सेल वॉल बनाने के लिए ग्लूकोज से सेल वॉल बना के बाहर धकेलना, तो वहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन में कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है। कुछ याद आ रहा है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाता है, तो छोटी छोटी वेसाइकल्स की फॉर्म में जाता है। वो आगे आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। फिलहाल फंक्शन लिख रहा हूं, तो उन वेसाइकल को वहां तक पहुंचाना है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का बड़ा शानदार रोल रहता है, मतलब वेसाइकल्स की मूवमेंट में, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सब आएगा आगे। सोचो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती तो हालत क्या हो जाती बेटा? एनिमल सेल वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में इनका रोल होता है। और क्या करती है माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल और क्या करती है? क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पे लेके जाना है, उन क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज करना है। सब कुछ स्पिंडल फाइबर, वो भी तो माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी, और उनके अरेंजमेंट में भी, और उनको अपोजिट पोल पे ले जाने में, एनाफेसिक मूवमेंट, सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही रोल होता है। क्रोमोसोमल मूवमेंट। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी माइक्रोट्यूब्यूल का रोल होता है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। रेडियली अरेंज्ड, क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में अरेंजमेंट के ऊपर। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना है। नाम से पता चला, ये माइक्रोफिलामेंट कहां पे होंगे? मसल्स में होंगे। मसल्स में, मसल में क्या कर रहे हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये जी एक्टिन है। चलो बाद में बताएंगे, टू बी कंटिन्यू। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं, यहां जगह छोड़ देना हल्की सी, ये तो आपको बता ही चुका हूं मैं। बाय बाय दुनिया, अबूदल्ला, खुदा हाफिज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैप्पी 26 जनवरी। भारत माता की